नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रेप आईएएस। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुमंत और हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में और हमने आपको बताया था कि कन्वेक्शन करंट क्या होता है, कन्वेक्शन करंट थ्योरी क्या होती है। आज हम लोग बातें वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे और जो पैलियोमैग्नेटिज्म है ये पढ़ाऊँगा आपको, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है ये पढ़ाऊँगा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है इसको पढ़ाऊँगा और आगे हम लोग ढेर सारे एमसीक्यूज़ भी करेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको याद रखने के लिए हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे ताकि जहाँ पर गैप है, जहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन है वो सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएं और यूपीएससी में आपका सवाल ना छूटे एक भी। क्लियर बात है। ये जो पूरा कोर्स है आपके लिए फ्री है, क्रैश कोर्स यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। यहाँ पर ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट मैं पढ़ाऊँगा आपको, साइंस एंड टेक, सीसैट की क्लास, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एंशिएंट इंडिया, मॉडर्न इंडिया, सभी क्लास मिल रही है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। चैनल पे सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो तो लाइक कर ही देंगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। संडे को लाइव क्लास लेंगे और वहाँ पर आपके डाउट को हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है एक, उसमें आपके जो डाउट्स हैं वो फिल कर दीजिएगा और कोई भी क्वेश्चन हो उसको वहाँ पर डालिएगा। तो हमने पढ़ लिया था, पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में हमने। टेक्टोनिक्स क्या होता है, जो हमारे 4-5 थ्योरी थी हमने उसको पढ़ा था। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या होता है ये हमने पढ़ा था। जो कॉन्टिनेंट थे वो सभी एक साथ थे। जो कॉन्टिनेंट का मास था उसका नाम था पैंजिया और जो समुद्र था उसका नाम था पैंथलाजा। बाद में जो पैंजिया था वो टूट करके लॉरेशिया और गोंडवाना में बट गया और ये जो लॉरेशिया और जो गोंडवाना थे वो दोनों आपस में टूट टूट कर आज का जो कॉन्टिनेंट है उसमें बट गए थे। तो ये हो गया आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। यहाँ पर जो कॉन्टिनेंट होते हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ड्रिफ्ट करते हुए दिखाए जाते हैं, ये माना जाता है। इस थ्योरी को अब पुराना मान लिया गया है, इसको अब नहीं हम लोग इम्प्लीमेंट करते, इसको हम लोग वैल्यू नहीं देते उतना, क्योंकि हमारे पास और बेटर थ्योरी आ गई हैं। जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसको हम लोग अब मानते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग पहले पढ़ते थे सियाल, सीमा, नीफे, है ना। ये जो थ्योरी है ये हम लोग अब नहीं मानते। अब क्या हम मानते हैं, क्रस्ट मेटल कोर वाला थ्योरी। कौन सा, जो पृथ्वी का लेयर था ना वो वाला, ठीक है। तो इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के पीछे कई सारे प्रूफ दिए गए थे, बोटानिकल एविडेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल रॉक ऑफ द सेम एज, टिलाइट डिपॉजिट, प्लेसर डिपॉजिट, इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स थे ये सब हमने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है उसमें जाइएगा, आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो हमने आगे पढ़ाया आपको कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। इसमें कहा क्या गया था, कन्वेक्शनल जो करंट थ्योरी है वो दिया था आर्थर होम्स ने 1930 के दशक में। यहाँ पर कहा यह गया था कि जो मेटल है, पृथ्वी का जो सेकंड लेयर है नीचे वाला मेटल जो है, वहाँ पर जो चट्टाने हैं वो पिघल करके फ्लो होता रहता है। ये जो फ्लो है ना वो करंट का निर्माण करता है, ठीक है। जैसे कि ओशन करंट होता है ना समुद्र में, वैसे ही धरती के नीचे मेटल में एक जो लावा है, मैग्मा है, उनका एक करंट चलता है। ये जो करंट होता है वो आगे ऊपर उठ करके हमारे जो प्लेट हैं उनको डिस्प्लेस करता है, सरकाता है, ठीक है ना। ये करंट पैदा कैसे होते हैं, क्योंकि धरती के भीतर आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं जो ऊष्मा छोड़ते हैं, हीट छोड़ते हैं। इस हीट के कारण अंदर जो फ्लो है वो मेंटेन रहता है। ये हमने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था। पैलियोमैग्नेटिज्म क्या होता है, ध्यान सुनना। कन्वेक्शन करंट थ्योरी और पैलियोमैग्नेटिज्म ये दोनों थ्योरी पढ़ना जरूरी है ये समझने के लिए कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या होती है, ठीक है। तो आपको पता है कि पृथ्वी का अपना मैग्नेटिक फील्ड है। क्यों है सर, क्योंकि आउटर कोर, इनर कोर नहीं, आउटर कोर, पृथ्वी का जो आउटर कोर होता है उसमें भी करंट चलता रहता है, जो अंदर मेटल्स हैं उनका।
वो जो करंट होता है हमारे पृथ्वी के लिए मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। पता है ना आपको, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये जो पोल होता है वो आपस में इंटरचेंज हो जाता है। जैसे कि नॉर्थ वाला बन गया साउथ, ठीक है ना, और साउथ वाला बन गया नॉर्थ। मतलब कि अगर इधर पहले नॉर्थ था तो अब इधर नॉर्थ पोल बन जाएगा। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड का रिवर्सल। ठीक है ना। अब सर रिवर्सल होता है ये हमको कैसे पता? क्योंकि ये जो रिवर्सल है इसका प्रभाव पड़ता है हमारे चट्टानों पर, पृथ्वी पर जो हमारे रॉक्स हैं उस पर। देखो, जैसे ही समुद्र के बीच में, देखो ध्यान से, आपको प्लेट के बारे में पता है, टेक्टोनिक प्लेट के बारे में पता है। आपको पता है कि हमारा जो लिथोस्फेयर है वो अलग अलग प्लेटों में बटा हुआ है। ये प्लेट 3 तरह का बाउंड्री बनाता है। क्या करता है? ये प्लेट 3 तरह का बाउंड्री बनाता है। बाउंड्री क्या होता है सर? एक प्लेट और दूसरा प्लेट जब आपस में सटता है तो इसको हम लोग बाउंड्री कहते हैं। अगर ये प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री। क्लियर बात है? जैसे ही ये प्लेट इधर हटा, ये प्लेट इधर हटा, एक दूसरे से दूर गया, तो बीच में जो स्थान है वो खाली हो जाएगा। अगर दोनों प्लेट दूर गया तो बीच में स्थान खाली हो गया ना। इस खाली जगह से अंदर से मैग्मा निकलता है। क्या होता है? पृथ्वी के अंदर से मैग्मा निकलता है। ये जो मैग्मा होता है वो धीरे धीरे ठंडा होकर के सॉलिडिफाई होगा, जमेगा। जैसे ही ये मैग्मा जमने लगता है, इस मैग्मा में मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। क्या होता है? इस मैग्मा में मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। ये जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है वो अपने आप को अलाइन कर लेता है, अलाइन कर लेता है हमारे पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के अनुसार। आपने बचपन में देखा है कि हम लोग एक चुंबक लेते थे और कागज़ के नीचे रखते थे और उसको आगे पीछे करते थे ना, तो ऊपर का जो कील है या फिर कुछ और है वो आगे पीछे होता था। आपने बचपन में खूब किया होगा, अगर हाथ में चुंबक आया होगा तो हम देखते थे कि जो कील है वो एक तरह से अलाइन हो जाता है। या तो कील ऐसे ऐसे हो जाएगा या तो कील ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, या कुछ और दूसरा चुंबक हो। अच्छा, आपने देखा है ना कि चुंबक अगर दो को आप सटाते हैं तो कभी कभी वो बहुत तेज चिपकता है, और अगर आपको उसको उल्टा करके चिपकाएंगे तो वो दोनों आपस में रिपेल करता है, एक दूसरे से दूर भागता है, ठीक है ना। मैग्नेटिक मटेरियल अपने आप को एक दूसरे के अलाइन कर लेता है। जैसे कि उसका सिर एक तरफ, इसका पैर एक तरफ, ठीक है। अच्छा सर, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड उल्टा हो गया तो मतलब कि पहले अगर ऐसा था तो सिर मेरा ऊपर की ओर रहेगा, अगर मेरा फील्ड इस तरह तो क्या होगा सर? सिर इस तरह का हो जाएगा, सिर नीचे हो जाएगा, और क्या होगा? जिधर नॉर्थ है उधर सिर रहेगा। कहते हैं ना कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि उत्तर की तरफ सिर करके नहीं सोया जाता, पूरब की तरफ सिर करके सो, इस तरह से। क्लियर बात है? तो यहाँ पर ये बातें हैं। तो ये जो स्टडी है, क्या जो रॉक यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो इन्फॉर्मेशन है वो लेकर के जम गया, जिसने अपने आप को अलाइन कर लिया था, इन्हीं पत्थरों की स्टडी पैलियोमैग्नेटिज्म कहलाता है। पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका रिकॉर्ड इन पत्थरों में दर्ज हो जाता है। समझ गए बात? ये दिखाता है कि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ का था, इस तरफ था कि इस तरफ था, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं पैलियोमैग्नेटिज्म। ये जो मैग्नेटिक मटेरियल होते थे वो बैसाल्ट हुआ करते थे। बैसाल्ट जब जमता है, लावा के फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में आता है,
तो ये अपने आप को उस दिशा में अलाइन कर लेता है, इसी को हम कहते हैं पैलियोमैग्नेटिज्म। ठीक है, दिख रहा है आपको। तो पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड जिस दिशा में होगा वो पत्थर उसी दिशा में अपने आप को अलाइन कर लेगा, है ना। उल्टा है तो उल्टा, सीधा है तो सीधा। ये दिखाता है कि पृथ्वी के भीतर से मैग्मा लगातार ऊपर निकल रहा है। क्या दिखाता है ये? कि पृथ्वी के भीतर से मैग्मा लगातार ऊपर निकल रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। क्या बोलते हैं इसको? सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ये जो पैलियोमैग्नेटिज्म है, इसके पक्ष में कई सारे प्रूफ दिए गए हैं। कौन कौन से प्रूफ दिए गए हैं? पहला उन्होंने ये कहा कि जो रीजन दैट होल्ड रिकॉर्ड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाई अलोंग द मिड ओशनिक रिज। मिड ओशनिक रिज कहां पर बनता है? जहां पर दो प्लेट डाइवर्ज हो रहे हों। अभी ना मैंने बताया, यहां पर जो दो प्लेट है वो प्लेट आपस में डाइवर्ज हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहा है। ये वाला जा रहा है इस तरफ, ये प्लेट जा रहा है इस तरफ, तो बीच से मैग्मा निकलेगा, है ना। ये जो मैग्मा होता है मिड ओशनिक रिज का निर्माण करता है। रिज मतलब क्या होता है? पहाड़ियाँ होती हैं ऊंची ऊंची जो एक लाइन में होती हैं, ठीक है ना। दूसरा प्रूफ ये दिया गया कि अल्टरनेट मैग्नेटिक रॉक स्ट्राइप्स थी, मतलब कि एक का सिर इस तरफ से था, दूसरे का सिर इस तरफ से था, तीसरे का सिर इस तरफ था, तो चौथे का सिर इस तरफ था। ये क्या दिखाता है? ये यही दिखाता है ना कि पहले नॉर्थ पोल इधर रहा होगा, फिर नॉर्थ पोल इधर हो गया होगा, फिर नॉर्थ पोल इधर हो गया होगा, फिर नॉर्थ पोल इधर हो गया होगा। ये यही दिखाता है ना कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदला होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट में इतना जोर क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि इस पर सवाल पूछे जाते हैं ढेर सारे, ठीक है ना। अब सवाल पूछता है तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल जब सॉल्व करेंगे ना तो सारा समस्या आपका, सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे इनके प्रूफ जो दिए गए थे पैलियोमैग्नेटिज्म के सपोर्ट में। आगे आ जाओ, अब हम लोग पढ़ेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ये क्या होता है? ये थ्योरी सबसे पहले दिया था हेनरी हेस ने। इन्होंने कहा था कि जब ओशियनिक प्लेट डाइवर्ज करता है तो टेंशनल स्ट्रेस पैदा होता है। टेंशनल स्ट्रेस कब होता है? जब घर वाले टेंशन देते हैं, कोई खींचता है इधर की ओर, कोई खींचता है उधर की ओर, है ना। पापा कहते हैं ये करो, मम्मी कहती है ये करो, इसको बोलते हैं टेंशन, टेंशनल स्ट्रेस। होता क्या है कि प्लेट आपस में जब दूर जाते हैं तो क्यों दूर जा रहा है? क्योंकि उस पर टेंशनल स्ट्रेस लग रहा है। इसके कारण से जो लिथोस्फीयर है उसमें फ्रैक्चर पैदा होता है, एक टूटन पैदा होती है, और इसी टूटन के भीतर से मैग्मा, बैसाल्टिक मैग्मा जो है वो पृथ्वी के ऊपर निकलता है। क्या होता है? बैसाल्टिक मैग्मा पृथ्वी के ऊपर निकलता है, ऊपर आया, ठंडा हुआ और नया सी फ्लोर का निर्माण कर दिया। यहाँ पर ये जो नया चट्टान है ना बनाता जा रहा है, वहाँ पर नया चट्टान बनाता जा रहा है, एक नया सी फ्लोर पैदा हो गया। सर पुराना सी फ्लोर कहाँ जाएगा? वो वाला आगे मूव कर जाएगा, है ना। जो पुराना वाला फ्लोर था वो आगे मूव कर जाएगा और यहाँ पर एक और नया वाला जो सी फ्लोर है वो बन जाएगा। समझ गए बात? इसी को हम लोग कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग। जो समुद्र का जो तली है वो फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये बातें हैं। ये जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है ये एक तरह से एक्सप्लेन करता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को और प्लेट टेक्टोनिक्स को। क्लियर बात है? प्लेट आखिर मूव क्यों कर रहा है? प्लेट एक दूसरे से दूर जाता है, एक दूसरे के नज़दीक जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भीतर से मैग्मा निकल रहा है और प्लेट को पुश कर रहा है इधर उधर, ठीक है ना। पहला प्रूफ दिया गया सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के पक्ष में। ये कहा गया कि जो ओशियन के भीतर चट्टानें हैं वो, उन्होंने ये कहा कि मान लो कि ये ओशियनिक रिज है, यहाँ पर जो चट्टान होगा और यहाँ पर जो चट्टान होगा ना, दोनों का उम्र सेम है, दोनों का उम्र सेम है, दोनों का
कंपोजिशन भी सेम है। क्यों सेम है सर? क्योंकि ये दोनों चट्टान पहले यहां पर थे, है ना, वो बाद में मूव करके यहां गया है। जब इनका प्लेट आपस में दूर गया तो अलग हुए हैं, पहले तो दोनों मिले हुए थे। जो पत्थर हैं इक्वी डिस्टेंस पर, उनका जो कंस्टिट्यूएंट है, एज है, मैग्नेटिक ओरिएंटेशन है, वो सब एक समान है। यहां पर का जो चट्टान है ना, इसका उम्र ज्यादा है और यहां पर का चट्टान इसका उम्र कम है। क्यों सर? क्योंकि ये चट्टान पहले बना था तब ना ये दूर हो गया, पहले बना था तब ज्यादा दूर चला गया। ये अभी नया नया बना है, इसलिए रिज के नजदीक है। जैसे ही मैं बोलता हूं रिज, समझ जाओ कि वहां पर माउंटेन का पूरा रेंज है, ठीक है ना। जो चट्टान इस रिज के नजदीक थे उनका पोलैरिटी एक समान था, वो सबसे नए चट्टान थे। उनका उम्र बढ़ता गया जैसे जैसे वो रिज से दूर गए। अभी मैंने बताया कि इसका उम्र ज़्यादा है, इसका उम्र कम है, चट्टानों का जो उम्र है वो कम है, ठीक है। ये जो मिड ओशियनिक रिज है वो कहाँ कहाँ मिलता है? देखो, इसको बोलते हैं हम लोग मिड अटलांटिक रिज। ये अटलांटिक ओशियन है और ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा ये रिज है, यह समुद्र के बीच में है, ठीक है ना। वैसे ही ये वाला एक है, इस तरह से अभी दिखाई देगा आपको। यही जो क्रैक होता है ना, क्रैक से मैग्मा ऊपर की ओर आता है। दूसरा कह रहा है अर्थक्वेक और वोल्केनो दिखाई पड़ते हैं। मिड ओशियनिक रिज जहां पर भी होगा ना, वहां पर मैग्मा ऊपर आएगा, और मैग्मा ऊपर आएगा तो वहां पर हमको वोल्केनो मिलेगा। वोल्केनो के साथ साथ वहां पर भूकंप भी आता रहता है, क्योंकि प्लेट की बाउंड्री है, आपस में दूर जाएगी तो झटका लगेगा, तो वहां पर अर्थक्वेक भी पैदा होता है, ठीक है। समुद्र में आप जब जाएंगे तो जैसे ही आप यहां पर इसके नजदीक जाएंगे ना, तापमान बढ़ने लगता है। ये प्रूफ करता है कि धीरे धीरे नीचे से मैग्मा ऊपर की ओर आ रहा है। तापमान यही प्रूफ करता है ना कि मैग्मा धीरे धीरे ऊपर की ओर आ रहा है। जैसे कि हम देखते हैं अटलांटिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर का जो चारों किनारा है, पैसिफिक रिम, वहाँ पर तो पूरा का पूरा भूकंप और ज्वालामुखी का एक लिंक बना हुआ है, ठीक है ना, क्लियर है। जो अर्थक्वेक आता है मिड ओशियनिक रिज के नज़दीक, वो शैलो डेप्थ का होता है। ध्यान सुनिएगा, मिड ओशियनिक रिज के नज़दीक जो अर्थक्वेक आता है वो शैलो डेप्थ का होता है। मतलब कि उसका जो सोर्स होता है वो ज़मीन के बहुत ज़्यादा भीतर नहीं होता। मगर जो आपका अर्थक्वेक हिमालयन एरिया में आता है, या फिर उस एरिया में जहाँ पर कॉन्टिनेंट लड़ रहे हों, वहाँ पर अर्थक्वेक डीप होता है, उसका सोर्स बहुत ही डीप होता है। फॉर एग्जांपल, हमारा हिमालय में जो अर्थक्वेक आता है, नेपाल का अर्थक्वेक आता है, उसका सोर्स बहुत ही डीप होता है। क्लियर है? ठीक है, इसको हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर। ये है प्रशांत महासागर, ये है पैसिफिक ओशियन। ये आपका साउथ अमेरिका का वेस्टर्न कोस्ट है। वेस्टर्न, ये पूरा चिली है, ठीक है ना, लंबा सा। तो ये आपका वेस्टर्न कोस्ट हो गया। ये नॉर्थ अमेरिका का वेस्टर्न कोस्ट है। आगे आ जाएंगे, अलास्का वगैरह आ गया। ये आपका एशिया का ईस्टर्न कोस्ट है, ठीक है ना। तो ये सब पूरा मिल करके रिंग ऑफ फायर का निर्माण करता है। क्यों कहते हैं रिंग ऑफ फायर? क्योंकि यहाँ पर ज्वालामुखी ढेर सारे हैं। चलिए सवाल करते हैं और आपके डाउट को देखते हैं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के बारे में निम्नलिखित कथनों को पहचानिए। इट अकर एट डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री ओनली। क्या बात सही है? सी फ्लोर स्प्रेड कहाँ पर करता है? जहाँ पर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है वहीं पर ना। कन्वर्जिंग वाले पे स्प्रेड करेगा क्या? नहीं, यहाँ तो नज़दीक नज़दीक आ रहा है तो यहाँ पर नहीं करेगा, ठीक है। इट, और जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है वहाँ पर भी नहीं करेगा। इट प्रोवाइड सपोर्टिव एक्सप्लेनेशन फॉर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी।
प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को एक्सप्लेन करता है ये। इट इज नॉन कंसिस्टेंट एट ऑल मिड ओशियनिक रिजेस। क्या बात सही है? क्या सभी मिड ओशियनिक रिज पे स्प्रेडिंग नहीं होती? तो ध्यान से इसको यहां पर सुनिएगा। पहला आपका सही है, अभी मैंने बताया आपको कि आपका जो डाइवर्जिंग है वहां पर होता है, कन्वर्जिंग वाले पे नहीं होता, ट्रांसफॉर्म वाले पर भी नहीं होता, तो पहला तो सही है। दूसरा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी नहीं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। यहां पर एक करेक्शन कर लेना, यहां पर अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को यहां पर नहीं करता एक्सप्लेन, क्योंकि ये केवल कॉन्टिनेंट की बात करता है। हम लोग यहाँ पर प्लेट की बात कर रहे हैं और प्लेट में कॉन्टिनेंट और ओशियन दोनों आएगा, ठीक है। हाँ, तो ये बातें हो गई। तो आपका पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, ठीक है। तो 1 और 3 दोनों आपकी यहाँ पर बातें सही हो गई। हाँ, ठीक है। नॉन कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि किसी किसी जगह पर ज़्यादा तेजी से स्प्रेड होता है, किसी किसी जगह पर धीरे धीरे स्प्रेड होता है। समझ गए ना? इसी को हम कहते हैं नॉन कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि सभी जगह पर रफ्तार एक समान होती है स्प्रेड होने की। ऐसा तो होता नहीं है। जहाँ पर करंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर तेजी से दूर जाता है, तेजी से स्प्रेड होता है। समझ गए बात? तो 1 और 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाओ प्लेट टेक्टोनिक्स पर। ये क्या होता है, ध्यान सुनना, पहले अंतर समझो। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में हम लोग केवल कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, ठीक है ना, और प्लेट टेक्टोनिक में हम लोग प्लेट की बात करते हैं। और प्लेट जो होता है, देखो मान लो कि ये मेरा एक प्लेट है, इस प्लेट में तो कॉन्टिनेंट भी है और इस प्लेट में ओशियन भी है ना। इस प्लेट पर कॉन्टिनेंट भी है और इस प्लेट में ओशियन भी है। इसी कारण से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को दरकिनार कर दिया गया था, क्योंकि ये नहीं होता। कॉन्टिनेंट और ओशियन दोनों एक ही प्लेट पर पाए जाते हैं। तो सर उसको हम लोग कॉन्टिनेंटल प्लेट क्यों बोलते हैं, उसको हम लोग ओशियनिक प्लेट क्यों बोलते हैं? हो सकता है कि कोई ऐसा प्लेट हो जहां पर कॉन्टिनेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में हो और बस जरा सा ओशियन हो सकता है ना ऐसा। तो इसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट। कॉन्टिनेंटल प्लेट जैसे कैसे होता है कि जिस गांव में जैसे कि जिस समुदाय का ज़्यादा प्रभुत्व होता है उसके नाम पर गांव का नाम कभी कभी रख दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये सब बातें होती हैं। अच्छा, जिस प्लेट में ज़्यादा ओशियन होगा, मान लो कि इस तरह का, इतना सा बस कॉन्टिनेंट है, बाकी पूरा का पूरा ओशियन है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ओशियनिक प्लेट। ओशियनिक प्लेट, समझ गए? यहां पर ओशियन का जो एरिया है वो ज़्यादा है। समझ गए क्या होता है प्लेट? किसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट, किसको बोलते हैं ओशियनिक प्लेट? अगर कॉन्टिनेंट का एरिया ज़्यादा होगा तो उसको हम कहेंगे कॉन्टिनेंटल प्लेट, जहाँ पर ओशियन का एरिया ज़्यादा होगा उसको हम कहेंगे ओशियनिक प्लेट। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया था 1967 में मैकेंजी और पार्कर ने। इसको एक साल के बाद दोबारा रिफॉर्म किया मॉर्गन ने। इस थ्योरी के मुताबिक अर्थ का जो लिथोस्फेयर है वो टूटा हुआ है अलग अलग प्लेट में। ये जो प्लेट हैं वो एस्थेनोस्फेयर के ऊपर तैरते रहते हैं। इस प्लेट के नीचे जो एरिया है ना उसको हम लोग एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। इसी के ऊपर वो तैरता रहता है। क्या करता रहता है? ऊपर में तैरता रहता है, ठीक है। जो प्लेट हैं वो हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं, या तो आगे जाएगा चाहे पीछे जाएगा, यही होगा। इसी को हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक। लिथोस्फेयर क्या होता है सर? लिथोस्फेयर के अंदर क्रस्ट और टॉप मेटल दोनों आता है। क्लियर बात है? इसका मोटाई वैरी करता है। अगर ओशियन के नीचे नापोगे तो आपको ज़्यादा गहरा नहीं मिलेगा। देखो ध्यान से, अगर मेरा प्लेट इस तरह का है, ठीक है ना, यहाँ पर पूरा ओशियन, इससे पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, पूरा पानी भरा हुआ है, ये ओशियन है और यहाँ पर आपका पहाड़ वगैरह है,
ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, जहां पर पहाड़ है वहां पर इसका मोटाई नापोगे तो कितना मिलेगा, ज्यादा मोटा मिलेगा, 200 किलोमीटर के आसपास का मिलता है। मगर जो ओशियन होता है यहां पर इसकी मोटाई कम होती है ना। तो वही कह रहा है कि ओशियनिक पार्ट में इसकी मोटाई 5 से 10 किलोमीटर का, 5 से 100 किलोमीटर तक का होता है, मगर माउंटेन वाले एरिया में 200 किलोमीटर तक का ये मोटाई हमें देखने को मिलता है लिथोस्फीयर का। ठीक है। यहां पर जो ओशियनिक प्लेट होता है उसमें सिमेटिक क्रस्ट होते हैं। सीमा मतलब कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम ज़्यादा देखने को मिलता है। मगर जो आपका यहाँ पर नीचे जो हमारा ओशन वाला होता है वहाँ पर सिलिकॉन और मैग्नीशियम ज़्यादा देखने को मिलता है। एल्यूमिनियम हल्का होता है ना, तो हमको कॉन्टिनेंट देखने को मिलता है ज़्यादातर। क्लियर बात है, ठीक है ना। कॉन्टिनेंट वाले में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ओशनिक वाले में सिलिकॉन और मैग्नीशियम। क्लियर है। तो ये बातें हो गई हमारे प्लेट टेक्टोनिक की। ठीक है, चलिए यहां पर सारा बता दिया आपको। अच्छा, प्लेट मूव क्यों करता है? प्लेट मूव करता है क्योंकि इसके नीचे कन्वेक्शन करंट चल रहा होता है। कन्वेक्शन करंट चल रहा होता है जो इन प्लेट को पुश करता है टेंशनल स्ट्रेस के जरिए। ये जो प्लेट मूवमेंट का रेट होता है वो अलग अलग प्लेट का अलग अलग होता है। कुछ प्लेट ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं, कुछ प्लेट थोड़ा धीरे धीरे मूव कर रहे होते हैं। जैसे कि आर्कटिक रिज, इसका बहुत ही स्लो रेट है मूवमेंट का, केवल 2.5 सेंटीमीटर मूव करता है 1 साल में। क्लियर है। जो ईस्ट पैसिफिक है, ईस्ट पैसिफिक प्लेट है, वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से मूव करता है, वो 15 सेंटीमीटर मूव कर जाता है 1 साल में। ठीक है ना। तो करीब करीब 6 गुना ज़्यादा तेज़ी से ये मूव करता है। हमारे यहाँ जो लिथोस्फीयर है उसको कई सारे प्लेट में बांटा गया है। जो प्लेट बड़ा है उसको हम मेजर प्लेट कहते हैं, जो प्लेट छोटा छोटा है उसको हम माइनर प्लेट कहते हैं। हमारे यहाँ 7 मेजर प्लेट हैं। हमारे यहाँ 7 मेजर प्लेट हैं। पहला है अंटार्कटिका, सबसे नीचे वाला अंटार्कटिका। दूसरा है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये वाला नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। दूसरा है साउथ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, ये वाला। ठीक है, ये आपका हो गया साउथ अमेरिकन प्लेट। पैसिफिक प्लेट कौन सा है? ये पैसिफिक प्लेट है जो कि एक ओशियनिक प्लेट है। क्यों सर? क्योंकि उस पर प्रशांत महासागर है ना। ये यूरेशियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है। क्लियर है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया प्लेट को हम लोग एक ही में नापते हैं इस तरह से। ये पूरा जो है ना वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया प्लेट है। ठीक है। आगे तो नॉर्थ अमेरिकन हो गया, ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया, पैसिफिक हो गया, अफ्रीका अफ्रीकन प्लेट ये वाला हो गया, और ये तो मैंने बता ही दिया आपको। तो ये टोटल 7 प्लेट हैं जो मेजर प्लेट माने जाते हैं। ठीक है। इनके अलावा कई सारे छोटे छोटे प्लेट भी हैं। कौन सा सर? कोकोस प्लेट, ये छोटा प्लेट है। क्या है? कोकोस प्लेट एक छोटा प्लेट है। जैसे कि स्कोटिया, स्कोटिया प्लेट यहाँ पर है, नज़का प्लेट ये है, कोकोस प्लेट ये वाला है, कैरेबियन प्लेट ये वाला है। ये सब छुटकू प्लेट हैं, छोटे छोटे से प्लेट हैं, इनको हम माइनर प्लेट कहते हैं। तो आपको सवाल पूछ सकता है इस तरह से यूपीएससी में कि निम्नलिखित में से कौन से प्लेट जो हैं वो माइनर प्लेट हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्लेट हैं जो मेजर प्लेट हैं। समझ गए बात? तो यहाँ पर कोकोस, नज़का, अरेबियन, फिलिपीन, कैरोलाइन, फूजी, तुर्किश, एगन, कैरेबियन, जुरानदे, ईरानियन प्लेट, ये सभी हैं जो माइनर प्लेट के अंतर्गत आते हैं। क्या आता है? ये सब माइनर प्लेट के अंतर्गत आता है। चलिए, जिस तरह से हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ाई थी, इसके बाद हमने पढ़ाया कि इसके पक्ष में जो एविडेंसेस हैं वो कौन से हैं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, इसके पक्ष में जो एविडेंस है कौन से हैं? रिज होता है,
नीचे से मैग्मा निकलता है, नज़दीक वाले जो पत्थर होते हैं उसकी उम्र कम होती है, दूर वाले की उम्र ज़्यादा होती है, पहले मैग्नेटिज्म, ये सब प्रूफ है। जो प्लेट टेक्टोनिक है उसका भी प्रूफ वही है जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग का है, अलग से नहीं पढ़ना, क्योंकि दोनों सेम चीज़ है। सी फ्लोर स्प्रेड करता है तो प्लेट जो है वो अलग अलग मूव करते हैं। तो जो भी मैंने प्रूफ दिया था सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाले में वो लिख देंगे आप, इसके बाद जो पैरामैग्नेटिज्म है वो हो जाएगा प्रूफ। ग्रेविटेशनल एनोमली क्या होता है? ग्रेविटेशनल एनोमली का मतलब ये होता है कि जो g की वैल्यू होती है ना, g क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है ना g की वैल्यू। कौन सा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है, जो पढ़ते हैं ना न्यूटन का लॉ F = ma, ठीक है। तो इसमें a होता है आपका एक्सेलरेशन, त्वरण। तो यहाँ पर पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो हर जगह बराबर नहीं होता, कहीं कहीं पर g की वैल्यू हमको कम दिखाई देती है, 9.8 से कम दिखाई देती है, कम ऑब्जर्व होती है। हम ये मानते हैं कि वहाँ पर मटेरियल का लॉस हुआ है, वहाँ पर नीचे में मटेरियल उतना ज़्यादा नहीं है, इसी कारण से तो g का वैल्यू कम है। g का वैल्यू मतलब क्या? फोर्स, यही है ना। ये तो एक्सेलरेशन है, इसमें अगर आप मास गुना कर देंगे तो फोर्स बन जाएगा, क्लियर बात है। तो अगर g का वैल्यू कम है तो मतलब उसके नीचे मटेरियल कम होगा, तो यह दिखाता है कि नीचे मटेरियल कम है, इसीलिए g का वैल्यू में हमको अंतर दिखाई पड़ता है। जैसा कि हमको दिखाई पड़ता है इंडोनेशिया का जो आइलैंड है उसके नज़दीक, इंडोनेशिया का जो आइलैंड है वहाँ पर g का वैल्यू बहुत वेरी करता है। वो ये दिखाता है कि इंडोनेशिया का आइलैंड के नीचे मास का अभाव है। वो कैसे प्रूव होता है सर? क्योंकि वहाँ पर ट्रेंच है। ट्रेंच मतलब कि ऐसा होगा कुछ, यही होता है ना ट्रेंच। एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, बीच का जो एरिया है, जो गड्ढा है, उसको हम लोग ट्रेंच कहते हैं। तो अगर ये पूरा मास से भरा हुआ होता, पत्थर से भरा हुआ होता, तो मेरा जी का वैल्यू ज़्यादा होता कि नहीं होता ज़्यादा। तो ये दिखाता है कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल एनोमली है। अर्थक्वेक आता है, वोल्केनो आता है, वो ये भी दिखाता है कि दो प्लेट्स आपस में टकरा रहे हैं, आपस में दूर जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ये सभी प्लेट टेक्टोनिक के पक्ष में प्रूफ हैं, ठीक है। क्या महत्व है प्लेट टेक्टोनिक्स का? प्लेट टेक्टोनिक के कारण ही पृथ्वी पर अधिकांश लैंडफॉर्म बने हैं, चाहे वो रेड सी का निर्माण हुआ हो, चाहे वो अफ्रीका की रिफ्ट वैली बनी हो, चाहे वो हमारा हिमालय बना हो, ये सभी प्लेट टेक्टोनिक के कारण ही बने हुए हैं, ठीक है। जब प्लेट आपस में दूर जाते हैं तो नीचे से मैग्मा निकलता है, वो मैग्मा अपने साथ मिनरल लेकर के आता है, कई सारे नए नए मेटल्स लेकर के आता है। कॉपर है, यूरेनियम है, वो सभी प्लेट के बाउंड्री के पास ही मिलते हैं। पेट्रोलियम भी वहीं में मिलता है, जो सी शेल्फ है वहाँ पर, है ना। प्लेट टेक्टोनिक हमको ये भी बताता है कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है, कहाँ पर हमको भूकंप देखने को मिलेगा, कहाँ पर हमको ज्वालामुखी देखने को मिलेगा। तो ये बातें हैं प्लेट टेक्टोनिक के महत्व की, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इस स्लाइड में सारा कंपैरिजन किया है। एक्सप्लेन किसने किया? अल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को। जो आपका सी फ्लोर वाला है इसको किया आर्थर होम्स ने, हेनरी हेस ने बाद में दिया सी इवल कंस्ट्रक्शन थ्योरी वाला। जो प्लेट टेक्टोनिक है उसको प्रूव किया मैकेंजी ने और पार्कर ने, ठीक है। बाद में मॉर्गन साहब आए। थ्योरी का बोलता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में केवल कॉन्टिनेंट मूव करता है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाले में जो ओशनिक प्लेट हैं वो मूव करते हैं, और प्लेट टेक्टोनिक में बात वही है। देखो यहाँ पर ये कहा गया कि जो लिथोस्फेरिक प्लेट हैं वो मूव करते हैं, और इसमें कॉन्टिनेंट और ओशियन दोनों आता है। अभी मैंने बताया था ना कि कौन से प्लेट को ओशनिक बोलेंगे, कौन से प्लेट को कॉन्टिनेंट बोलेंगे। यहाँ पर ये लिथोस्फेरिक प्लेट ही है, बस उसको हमने कॉन्टिनेंटल हमने उसको ओशनिक नाम दिया है, क्योंकि ओशियन का मात्रा ज़्यादा है उस प्लेट पर, ओशियन ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक है ना। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का जो फोर्स है वो कौन कौन सा है? बॉयनेंसी फोर्स, ग्रेविटी, पोल फ्लिंग फोर्स, टाइडल करेंट, टाइड।
जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है इसमें फोर्स जो लगता है वो है कन्वेक्शन करंट के कारण। सेम फोर्स प्लेट टेक्टोनिक में भी लगता है ना। एविडेंस क्या दिया गया है आपको, मैंने तीनों का यहाँ पर मेंशन कर दिया है। जो आपका प्लेट टेक्टोनिक है उसका प्रूफ क्या है, ओशियन बॉटम का रिलीफ, पैलियोमैग्नेटिक रॉक जो अर्थक्वेक हैं, वोल्केनो आता है वो, ग्रेविटेशनल एनोमलाई, ट्रेंच। सी फ्लोर स्प्रेड करता है इसका प्रूफ क्या है, ओशियन के भीतर जो आपको ट्रेंच मिलते हैं, मिड ओशियनिक रिज मिलता है, पैलियोमैग्नेटिक रॉक मिलते हैं, अर्थक्वेक, वोल्केनो, ये सब भी प्रूफ हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग का। ठीक है। ड्रॉबैक क्या है मैंने आपको बता दिया है। अभी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया है, प्लेट टेक्टोनिक को एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक है। तो ये है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, सी फ्लोर स्प्रेडिंग और प्लेट टेक्टोनिक। अब हम सवाल करेंगे कई सारे ज्योग्राफी के, ताकि आपका जो सारा कॉन्सेप्ट है आप डाइजेस्ट कर पाएँ और चीज़ों को आप भूलें नहीं। ठीक है। चलो, हमारा पहला सवाल है सबमरीन रिज के बारे में। पहला सवाल है यहाँ पर, पहला लाइन ये है, दीज ओशियनिक रिजेज फॉर्म एट कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन। क्या बात सही है? क्या आपको ये कन्वर्जिंग बाउंड्री लग रहा है? डाइवर्जिंग होता है ना, डाइवर्जिंग होता है, तो आपका पहला गलत हो गया। ठीक है। मिड अटलांटिक ओशियन रिज फॉर्म द लार्जेस्ट माउंटेन सिस्टम ऑन द अर्थ। लार्जेस्ट मतलब वो लंबाई में कह रहा है वो, ठीक है ना। तो जो मिड ओशियनिक रिज है अटलांटिक ओशियन में, वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, इसी कारण से उसको हम लार्जेस्ट माउंटेन सिस्टम कहते हैं पूरी पृथ्वी पर। एवरेस्ट से भी लंबा है वो वाला, एवरेस्ट ऊंचाई ज़्यादा है उसकी। ठीक है ना। तो पहला गलत था, दूसरा सही था, आपका बी सही आंसर है। अगला सवाल पे आ जाओ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में सवाल पूछ रहा है कि ये कैसे बना। सबमर्जेंस ऑफ पार्ट ऑफ ए कॉन्टिनेंट, रिलेटिव राइज इन द सी लेवल, सेडिमेंट्री डिपॉजिट बाउट बाय द रिवर। ध्यान सुनिएगा, अगर कॉन्टिनेंट का कुछ भाग सबमर्ज हो जाए, अगर ओशियन का कुछ भाग सबमर्ज हो जाए तो ये जो डूबा हुआ भाग है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ बन जाएगा, है ना। अगर समुद्र खुद जरा सा और ऊंचा उठ जाए तो ये वाला जो पार्ट है ये भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ में आ जाएगा। तो आपका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा देखो, अगर कोई नदी आ रही है यहाँ से, अगर कोई नदी जैसे कि डेल्टा बनाती है ना हमारा सुंदरबन वाला, अगर नदी आ रही है, नदी आ करके यहाँ पर अपना डिपॉजिट डालते चला जाए तो ये भी आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ बन जाएगा। तो आपका 1, 2 एंड 3 तीनों सही है। तो 1, 2 एंड 3 तीनों है जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का निर्माण करता है। तो 1, 2, 3 तीनों यहाँ पर आपका सही जवाब हो गया। अगला सवाल आपका है प्लेट टेक्टोनिक्स पर। अ टेक्टोनिक प्लेट इज मैसिव, बिल्कुल मैसिव होता है। इर्रेगुलरली शेप्ड, बिल्कुल सही बात है, इसका कोई रेगुलर शेप नहीं होता। जनरली कंपोज्ड ऑफ बोथ कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक लिथोस्फीयर, बिल्कुल सही बात है। एक प्लेट पर ओशियनिक भी होगा और कॉन्टिनेंटल भी होगा, मतलब उस प्लेट के ऊपर कॉन्टिनेंट भी होगा, मतलब पहाड़ पठार भी होंगे और समुद्र भी होगा। प्लेट मूव हॉरिजॉन्टली ओवर एस्थेनोस्फेयर एज रिजिड यूनिट, दोनों बातें सही हैं। अरे प्लेट हॉरिजॉन्टली ही तो मूव करता है और एस्थेनोस्फेयर पे ही मूव करता है। तो आपका सी बोथ 1 एंड 2 दोनों जवाब हो गया, है ना, दोनों सही जवाब है। अगला, 3 तरह का मैंने आपको बाउंड्री बताया था। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, दूसरा कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, तीसरा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म में एक दूसरे से दूर और नज़दीक नहीं जाता, बस रगड़ करके निकल जाता है। ठीक है। वो साइट जहां पर टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जाते हैं, क्या वो स्प्रेडिंग साइट होती हैं? बिल्कुल, एक दूसरे से दूर जाएगा तो ये स्प्रेड करेगा ना, और बीच में आपका जो मैग्मा है वो ऊपर की ओर आएगा उठ करके।
अ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री न्यू क्रस्ट बनता है, बिल्कुल सही। अगर प्लेट डाइवर्ज करेगा, बीच में से मैग्मा निकलेगा, तो यहाँ पर एक नया क्रस्ट बनेगा ना, नया मटेरियल ठंडा होगा बन करके। तो दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें जो है वो यहाँ पर सही हैं। सी आपका सही जवाब है। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, जो भी आपको मैं क्वेश्चन दूंगा उसका जवाब आप वीडियो पॉज करके सोच लेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने बताया आपको कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी थी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी किसने दिया था, जो शिफ्ट स्प्रिंग थ्योरी है वो किसने दिया था। आर्थर होम्स, हैरी हेस, अल्फ्रेड वेगनर, किन्होंने दिया था, आपको ये बात बतानी है। ध्यान सोच के बताइएगा। ठीक है, सोच लिया। चलो देखते हैं। जो आपका स्प्रेडिंग थ्योरी है वो दिया था हेनरी हेस ने। ये थ्योरी दी थी किसने? हेनरी हेस ने। और जो आपका करंट वाला है वो दिया था अल्फ्रेड होम्स ने। ठीक है, आपके घर में, आपके होम में बिजली आती है, करंट आती है। अब याद रहेगा, जो करंट है कहाँ आएगा? अपने होम में, अपने होम में आएगा। तो करंट हमारे होम में, तो अपना होम अल्फ्रेड होम, हाँ आर्थर होम। ठीक है, अब आपको चीज़ें याद रहेंगी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वेगनर ने दिया था। ठीक है ना, आपका डी जो है वो सही है। तो ये बातें हो गई। अगला सवाल देखो, मास मूवमेंट। आपको मैंने जियोमॉर्फोलॉजी जैसे पढ़ा रहा हूँ मैं, इसके पहले मैंने पढ़ाया है फोर्सेस के बारे में, एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्स मैंने आपको बताया है। उसमें मास मूवमेंट मैंने पढ़ाया था आपको कि जब मास ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे गिरता है तो उसको हम मास मूवमेंट कहते हैं। या तो ये धीरे धीरे गिरेगा या तो ये तेजी से गिरेगा। तो यहाँ पर सवाल पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्लो मास मूवमेंट है, मतलब वो मूवमेंट जो काफ़ी स्लो है, धीरे धीरे गिर रहा है। सॉइल क्रीप, सोलिफ्लिक्शन, अर्थ फ्लो। तो ध्यान सुनिएगा, जो आपका अर्थ फ्लो है ये रैपिड होता है। ये क्या होता है? ये रैपिड होता है। सोलिफ्लिक्शन और सॉइल क्रीप ये दोनों स्लो होते हैं। तो आपका 1 and 2 सही जवाब है। डी आपका यहाँ पर सही जवाब है। ठीक है ना, क्रीप और सोलिफ्लिक्शन ये दोनों स्लो होता है, अर्थ फ्लो काफ़ी तेज गति से होता है। देखो इसको हम कहते हैं अर्थ फ्लो, अर्थ फ्लो कहते हैं इसको। ये काफ़ी तेज गति से यहाँ पर मास नीचे की ओर आता है। अगला सवाल है लोकल विंड के बारे में। लोकल विंड एक खास जगह पर चलती हैं। ये विंड की अलग अलग प्रॉपर्टी होती हैं। कुछ विंड कोल्ड विंड होता है, कुछ विंड हॉट विंड होता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा लोकल विंड कोल्ड है? पंपेरो, साउथ बस्टर, मिस्त्राल, चिनुक। चिनुक एक हॉट विंड है, कितनों को पता है? चिनुक एक हॉट विंड होता है। इसको स्नो ईटर भी कहा जाता है। ये बर्फ़ को खा जाता है, बर्फ़ को ये पिघला देता है, क्योंकि गर्म विंड है ना। तो आपने चौथा एलिमिनेट कर दिया, तो चौथा यहाँ चला गया, चौथा यहाँ चला गया, आपका सी और डी एलिमिनेट हो गया। ए और बी दोनों में 1 है और दोनों में 3 है। मुझे देखना है कि 2 मतलब कि साउदर्ली बस्टर क्या कोल्ड है कि हॉट है। ध्यान सुनिएगा, साउदर्ली बस्टर जो होता है वो यहाँ पर ये कोल्ड विंड होता है। क्यों सर? क्योंकि सिडनी को ये ठंडा कर देता है, सिडनी को ये ठंडा करता है, ये कोल्ड विंड है। तो आपका पहला पंपेरो, दूसरा साउदर्ली बस्टर, तीसरा मिस्त्राल, ये तीनों के तीनों कोल्ड विंड हैं। चिनुक जो होता है वो हॉट विंड होता है। तो 1 2 3 बी आपका सही जवाब है। मिस्त्राल चलता है कहाँ पर? फ्रांस, आल्प्स में। आल्प्स की जो पहाड़े हैं ना, माउंटेन, वहाँ पर चलता है। चिनुक चलता है रॉकी माउंटेन, यूएसए। चिनुक कहाँ चलता है? यूएसए, रॉकीज माउंटेन। रॉकीज माउंटेन के अलावा एक माउंटेन रेंज और है जिसका नाम शुरू होता है ए से। आपको उस रॉक का नाम, उस माउंटेन का नाम बताना है जो यूएसए में है। दोनों इस तरह से है, एक ये है एक ये है। ठीक है ना, तो बताइएगा पंपेरो कहाँ चलता है? अर्जेंटीना में, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका,
अर्जेंटीना, ARGENTINA। अर्जेंटीना फुटबॉल के लिए काफ़ी फेमस है, मतलब कि इनकी टीम बहुत ही स्ट्रांग है, फुटबॉल खेलती है बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए तो ये बातें हो गई। तो ये हमने पढ़ लिया ज्योग्राफी। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे माउंटेन्स के बारे में। माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, पूरा विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग, फिगर वगैरह सब देख करके, मैप वगैरह, और ढेर सारे हम क्वेश्चन करवाएंगे आपको। क्वेश्चन के जरिए याद रखना बहुत आसान होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि पंपेरो, साउथ वेस्टर्ली, मिस्ट्राल, चिनूक, आपको याद हुआ होगा कि कौन सा विंड कहाँ पर बहता है, कौन सा कोल्ड है, कौन सा हॉट है ना। तो सवाल ढेर सारे हम करवाएंगे और आपको कॉन्सेप्ट भी तैयार कराते चलेंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर देना दोस्तों के साथ अपने। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।